हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो 2 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितने भी आएंगे। सोर्स की बात करूँ तो द हिंदू से ही हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट की है, ठीक है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो टू बिगिन विद, सबसे पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है द प्ली टू एंटरटेन कि जो 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नेशनल वाइड अगर है, ठीक है। तो एक तरह से पिटिशन यहाँ पे फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो उन्होंने कहा था कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला हमारे पास पेट्रोल है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टाइम एंड अगेन कॉन्टेक्स्ट में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि माइलेज जो है ये कम करता जा रहा है, ठीक है। 5 to 7% जो है व्हीकल्स की जो कि अब 2023 अप्रैल या उससे पहले के मैन्युफैक्चर जो व्हीकल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू देम कि उनकी माइलेज ही कम करता जा रहा है। सेकेंडली अगर हम देखें तो इंजन या आप कह सकते हो कि जो फ्यूल टैंक है या जो वहाँ से एसोसिएटेड जितने भी पार्ट्स है, बीट रबर के पार्ट्स, तो इन सबको कोरोड भी ये कर रहा है जो हमारा इथेनॉल 20% ब्लेंडेड है, ठीक है। तो 20% से कम वाले जितने भी इथेनॉल ब्लेंडेड हमारे पास पेट्रोल या फ्यूल्स अवेलेबल थे विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो इन केस में वो चीज़ पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं थी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ही मना कर दिया। उन्होंने बोला कि दिस केस इज डिसमिस्ड, वी कैन नॉट टेक ओवर दिस, कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग बंद कर देंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सिंस वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट विल नॉट टेक इंडिया बैक कि ऑलरेडी हमने एडवांस में इथेनॉल ब्लेंडिंग इतनी जल्दी कर ली है, ठीक है। देयर आर रीजन्स कि हाँ मान सकते हैं कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से भी ये चीज़ें कही गई हैं, बट अगेन उन्होंने यही बोला कि हम इस केस को यहाँ पर नहीं सुनेंगे। तो अब उनका बेसिक आइडिया यही था कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया टू एंटरटेन द पिटिशन कि यूनियन गवर्नमेंट ने डिफेंड ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। एंड दे हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड कि ये चीज़ें जो बोली जा रही है बिल्कुल सही है, ठीक है। बट इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है एक ऐसा मेजर है कि जो इनकम ऑफ शुगर केन फार्मर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने में इंडिया की हेल्प करेगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है ही है। साथ में उन्होंने बोला कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसकी कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी के बेसिस पे इथेनॉल फ्री पेट्रोल फॉर व्हीकल्स जो हैं जो कि अब मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 2023 है स्पेसिफिकली, उनके लिए तो हम वो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है या आप कह सकते हो कि विदाउट इथेनॉल जो है पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वी ऑलरेडी शिफ्टेड टूवर्ड्स इथेनॉल ब्लेंडिंग। और E20 फ्यूल जो है वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया गया था सिंस 2021 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। एंड 2023 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें रिप्लेस कर दिया इसने अर्लियर ब्लेंड सच एज E5 एंड E10, ठीक है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, ताकि लोअर कर सके हम अपने कार्बन के एमिशंस को एंड रिड्यूस कर सके डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। सो अब आइडिया ये था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ रखी क्या गई थी, बोली क्या गई थी, जो कि डिसमिस कर दी गई है। इसने जो पिटिशनर है उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो पॉलिसी है वो वायलेट करती है फंडामेंटल राइट ऑफ द व्हीकल ओनर, क्योंकि अब कोई भी ऐसा व्हीकल ओनर उसको तो अवेयरनेस है ही नहीं कि उसका इंजन भी यहाँ पे खराब हो रहा है, ठीक है। तो इनकम्पैटिबल है ये E20 पॉलिसी विद दैट पर्सन, ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति के अब फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से वायलेट हो रहे हैं कि उसके पास कोई इथेनॉल फ्री पेट्रोल चूज करने का ऑप्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फर्दर उन्होंने यही आर्ग्यू किया कि एब्सेंस ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रॉपर लेबलिंग ऑफ फ्यूल पंप्स ब्रीच द राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। एंड साथ में उन्होंने बोला कि मैंडेट कर दीजिए कि इथेनॉल लेबलिंग जो है वो हमेशा पेट्रोल पंप्स के ऊपर यहाँ पर होनी चाहिए एंड डिस्पेंसिंग यूनिट्स जो हैं कंडक्ट ऑलरेडी वहाँ पर इसी तरीके से बनाए जाने चाहिए टू कंडक्ट अ नेशन वाइड इम्पैक्ट स्टडी, ताकि जो मैकेनिकल डिग्रेडेशन या एफिशिएंसी लॉस हुआ है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से, उसकी वजह से जो नॉन कंप्लाइंट व्हीकल्स हैं उनके ऊपर, तो उनकी वजह से जितने भी ओनर्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पनसेशन दिया जा सके। बट द आइडिया इज कि आप कैसे उसको कॉम्पनसेट करोगे, है ना। तो अब मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट इन रिटर्न यही कर दे कि अब जो लोग यहाँ पर अपने व्हीकल्स की प्रॉपर सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं, अगर उस वजह से जो अब इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ा है, व्हाट अबाउट दैट, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस प्लीज डिसमिस्ड, ठीक है। तो हमारा एज अ UPSC या स्टेट PSC एस्पिरेंट क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बताना चाहिए हमें, है ना। टाइम एंड अगेन हमने इसको डिस्कस किया है, तो थोड़ा सा अब डिफिकल्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कैसे। कंसिडर द फॉलोइंग, द वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ इथेनॉल इज higher than that of the cost of refined petrol. Second, India has signed up for net zero by 2035. Which of the statements above is or are correct? Relatively simple question है ये, but चलो still, तो correct answer बनता है इसका ऑप्शन नंबर A, only one, ठीक है।
2035 तक तो इंडिया की खुद की पॉलिसी है कि विकसित भारत 2047 तक बने, है ना। 2035 तक तो नहीं है नेट जीरो के लिए, 2070 तक है, ठीक है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपके सामने लेकर आ रही है, वो यही है कि इथेनॉल से जो बनाया गया यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, उसका प्राइस जो है वो रिलेटिवली हमारे नॉर्मल जो हमारे पास पुराना टाइप का पेट्रोल होता था जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होती उससे ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो एमएसपी या प्रोक्योरमेंट की बात होती है ना, क्योंकि प्रोक्योरमेंट में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो मेज या शुगर केन स्पेसिफिकली यूज़ किया जा रहा है फॉर दिस ब्लेंडिंग, है ना। तो अब इसकी प्रोक्योरमेंट की वजह से जो प्राइसेस हैं रिफाइन करने के एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो पेट्रोल हम यूज़ किया करते थे। सो अभी के लिए अगर हम देखें तो वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो इथेनॉल का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ रिफाइंड पेट्रोल। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डिटेल्ड आंसर मैं इसमें अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो PIB से ही कोटेड डेटा है जो मैंने आपको बताया, उसमें हाईलाइट करके प्रॉपर एवरीथिंग आई विल पेस्ट द स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसकी PDF मिल जाएगी। देन लार्जर बेंच टू रूल इफ माइनॉरिटी रन स्कूल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। सो अब राइट टू एजुकेशन एक्ट टाइम एंड अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस के लिए भी रहता है एंड प्री के लिए भी रहता है। तो इस स्पेसिफिक न्यूज़ के अंदर ना एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कि पहले हमारे पास एक केस लॉ एग्जिस्ट करता है, उसका नाम क्या है, प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट केस। अब ये केस के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूलिंग है जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली अब सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ को यहाँ पर ही बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है चेक की थी सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसकी वजह से यहाँ पर ये प्रोविजन थी कि 25% ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड वीकर सेक्शंस एट द एंट्री लेवल कंपल्सरी उनको यहाँ पर दे जानी चाहिए इन ऑर्डर टू फॉस्टर सोशल इंक्लूजन इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ना क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ये सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C, तो जिसके अकॉर्डिंगली 25% यहाँ पे हमें एजुकेशनली बैकग्राउंड जो एजुकेशनली जिसका बैकग्राउंड देखें या सोशली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए कंपलसरी होगी। बट दिस वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑल्सो, है ना, कि ये चीज़ आपको करनी ही करनी है 25% जो रिजर्वेशन है। बट व्हाट अबाउट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो कि इस्टेब्लिश ही माइनॉरिटी ने किए हैं, व्हाट अबाउट देम। तो इन दिस केस अब उसी के लिए यहाँ पर एक प्ली फाइल की गई है कि हमारा तो ऑलरेडी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आप इसके अंडर हमें जज यहाँ पर मत कीजिए, ठीक है। सो इस तरीके पर ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऑलरेडी डिसीजन है ये 2 जज बेंच ने दिया था, तो अब एक बड़ा जो जज बेंच है, 2 से ज़्यादा ही अब ऑलरेडी अगर ओवरटर्न करना चाहते हो या कोई भी नया डिसीजन देना चाहते हो प्रेसिडेंट के लिए, तो ऑलरेडी जो डिसाइडेड केस होता है उससे बड़ा यहाँ पर बेंच बैठना जरूरी होता है ना। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट उन्होंने बोला कि अब ये बड़े बेंच को हम रेफर करना चाहेंगे सिचुएशन। अदरवाइज अगर आप ऐसे बोलो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर हम स्पेसिफिकली जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं या वीकर या माइनॉरिटी जितने भी इंस्टीट्यूशन है अगर हम उन्हें ही एग्जेम्प्ट कर देंगे तो पूरा पर्पस ही हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट का खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे का रीजन उन्होंने यही बोला कि ऐसे तो फिर हर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम पे इंस्टीट्यूशन को ले डाउन करता रहेगा एंड अपने तरीके से ऑटोनोमसली राइट टू एजुकेशन एक्ट से बाहर या उसके परव्यू के बाहर यहाँ पर ऑपरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट अभी इसके ऊपर डिसीजन पेंडिंग है, बट एज अ एस्पिरेंट हमें पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में हमें पता होनी चाहिए चीज़ें। देन देख लेते हैं सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, मोहिनी जैन केस स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एजुकेशन, सेकेंड है उन्नी कृष्णन केस एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, तीसरा है सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स केस दैट मेंट 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट स्कूल्स, हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच। तो ये 25% रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इन प्राइवेट स्कूल। सो हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज करेक्टली मैच, क्योंकि जो थर्ड है हमारा केस जिसके बेसिस पे हम डिसीजन देख रहे थे, तो अभी 25% मैंडेटरी तो कर दिया गया, बट उसके अलावा अगर हम देखें तो आपस में अदली बदली कर दिया है कि मोहिनी जैन केस जो अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 1992 का केस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया था कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। एंड उन्नी कृष्णन केस के अंदर यही बोला गया कि स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि प्रोवाइड करे वो एजुकेशन, एंड फाइनली रिकॉग्नाइज किया गया था कि आर्टिकल 21 के पर
रिव्यू में हमारा राइट टू एजुकेशन फॉल करता है। ठीक है, तो डिटेल्ड आंसर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ऑटोमेटिकली आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। उन्नीकृष्णन केस 1993 का था, मोहिनी जैन केस जो है 1992 का था। एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, डिराइव्ड फ्रॉम द राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। उन्नीकृष्णन केस में ये चीज़ को फर्दर इस्टेब्लिश किया गया था कि ऑब्लिगेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए फॉर एजुकेशन। ठीक है, सो आपको अगेन आंसर दिया गया है। देन न्यू बैराबी सैरांग रेल लाइन सेट टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन मिजोरम। ठीक है, सो अब इसके अंदर आपको और कुछ नहीं पढ़ना, ये ब्रिज के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ सकते हो, बट इसका मेजर आइडिया क्या है, यहाँ पर एजवाल को कनेक्टिविटी मिल रही है। ठीक है, रेल कनेक्टिविटी मिल रही है, रोड के साथ कनेक्टिविटी ऑलरेडी थी। ठीक है, प्लस अब एयर कनेक्टिविटी तो थी, बट रेलवेज के साथ ये पहली बार ऐसे कनेक्टिविटी मिल रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका आइडिया यही है कि हम आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करें एंड रेलवेज के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें। ठीक है, एंड मेजरली इसके पीछे का आइडिया क्या है, अभी अगर हम देखें मिजोरम में एजवाल स्पेसिफिकली जो कैपिटल है, सिलचर से लेके एजवाल तक जितना भी सामान है पहले बाय रोड ही पहुंचाया जाता था। ठीक है, बट अब उसकी वजह से जो हमारे पास टाइम लग जाता था वो अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स लगता था। ठीक है, एंड अगर हम फ्लाइट के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस को चूज करते थे वो रिलेटिवली अगर आप देखें तो एक्सपेंसिव पड़ता था। ठीक है, तो रेलवेज जो है एक तरह से मिडिल पाथ बन के आया है जो इस टाइम ड्यूरेशन को भी कम करेगा और ये जो एक्सपेंसिवनेस है या आप कह सकते हो अफोर्डेबिलिटी है उसको भी बेटर कर सकता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अब रेलवेज की कनेक्टिविटी बेटर होने के चांसेस आने वाले टाइम में यहाँ पे सरकार की तरफ से दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये जो हमारे पास स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है वो जर्नी जो है 10 आवर्स से बाय 3 आवर्स यहाँ पर कर देगा। ठीक है, 7 घंटे की जर्नी जो है वो कम हो जाएगी। सो ऑल टुगेदर अब एक अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारे पास जो कि कनेक्ट कर रहा है एजवाल द स्टेट कैपिटल अबाउट 20 किलोमीटर्स अवे विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कि करंटली सिलचर जो है इन असम वो भोदापुर जंक्शन से होते हुए इंटीग्रेट करते हुए असम के साथ त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे कनेक्टिविटी दे रहा है। ठीक है, देन सवाल देखते हैं मिजोरम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बॉर्डरिंग या सिंपल क्वेश्चंस जो हमें पढ़ने जरूरी होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर मिजोरम, क्योंकि 7 सिस्टर्स एंड 8th ब्रदर है ना असम, तो इन सबके बीच में यहाँ पे कंफ्यूजन होती रहती है। बॉर्डरिंग नेशन बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं या इवन की जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं। तो इन दैट केस तो अब आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल फटाफट से मेरे को ना कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता देना। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वैसे तो कैपिटल भी दिख गई होगी अभी तक आपको, है ना। तो हम मिजोरम की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, असम आता है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये म्यांमार है, देन बांग्लादेश है मिजोरम के कॉन्टेक्स्ट में। देन सेंटर लॉन्चेस आदिवानी टू ट्रांसलेट आदिवासी लैंग्वेजेस। तो अब इसमें क्या होगा, आदिवासी लैंग्वेजेस के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक पोर्टल है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर को हम यूज़ करते हैं, सेम तरीके से इंग्लिश या हिंदी में आप ट्रांसलेट कर सकते हो कि कौन कौन सी इनिशियल लैंग्वेजेस, गोंदी, भीली, मुंदारी, संतली, कुई एंड गारो। ठीक है, तो अब ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे अब यूनिफाइड तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है थ्रू लैंग्वेज, है ना। अदरवाइज अगर हम देखें तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है हमारे पास जितनी भी ऐसे ट्राइबल स्टेट्स हैं। ठीक है, ट्राइबल स्टेट्स में हर 10-20 किलोमीटर्स के बाद, अगर आपने NCERTs पढ़ी होंगी ना, वहाँ पे स्पेसिफिकली एक केस स्टडी की तरह मेंशन किया गया है। जब गारो हिल्स की बात की जाती है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्पेसिफिकली वहाँ पे केस स्टडी या एक ऐसी सिचुएशन बताई गई है आपको कि हर 10 से 20 किलोमीटर बाद लैंग्वेज चेंज होती जा रही है। ठीक है, कि लोग अगर आपस में इंटरमिंगल करना भी चाहते हैं, बात करना भी चाहते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट करता है। तो इसी लैंग्वेज बैरियर को यहाँ पे खत्म करने के लिए ये आदिवानी ऐप जो है वो हेल्प करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बनाई गई है। अब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो हम लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में 8th शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि सिंधी वॉज एडेड टू द 8th शेड्यूल इन 1967। Second, the Constitution has vested the central government with the duty to promote English as the official language. Which of the statements above is or are correct? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1967 की जब हम बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली हमारे पास 8th शेड्यूल में अभी 22 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली हमारे पास 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी एंड सिंधी की जब हम बात कर रहे हैं 1967 में इसको इनकलकेट किया गया था। ठीक है, बट अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की यहाँ पे बात करें
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, पावर भी क्या, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, या आप कह सकते हो एक प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह एक्ट करते हैं कि हिंदी को प्रमोट करना है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तभी ये चीज यहाँ पर बोली गई कि आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया एंड टू सिक्योर इट्स एनरिचमेंट बाय assimilating without interfering with its genius, the forms, the styles and expression used in Hindustani and in the other languages of India specified in the 8th schedule। ठीक है, तो स्पेसिफिकली आपको ये चीज बताई गई है। आर्टिकल 344 सब क्लॉज 1 या ऑल ओवर अगर हम देखें आर्टिकल 344 एंड 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो स्पेसिफिकली रिलेट करते हैं हमारे 8th शेड्यूल के साथ। कुछ भी चेंज करना होगा तो यहाँ पर हम इन्वोक करते हैं इन आर्टिकल्स को 351 एंड 344, राइट। तो इस चीज को एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही स्क्रीनशॉट लिया गया है। देन इंडियन नेवी शिप्स कंक्लूड सऊदी विजिट विद जॉइंट एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज का यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया गया। ठीक है, INS तमाल एंड INS सूरत, ठीक है, ये गए थे। अब यहाँ पर हमारे पास रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस जिसका क्या नाम है HMS जजान, ये आपस में इनका यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के तौर पे जॉइंट एक्सरसाइज उन्होंने कंडक्ट कराई एंड इसके बाद ये घर वापसी हो रही है इनकी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, INS तमाल को स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है, INS सूरत को मेंशन किया गया है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। INS तमाल इज द सेकेंड ऑफ द तुशील क्लास फ्रिगेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि INS तुशील इज द 7th शिप ऑफ द तलवार क्लास frigates. So which of the statements above is or are correct? तो हमने पहले वाले लेक्चर्स में बहुत सारे ऐसे क्लासेस को ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में जब आंसर दिया था वहां पे मैंने आपको बोला था कि रिवर्स के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे या इवन की जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट तरीके की क्लासेस जो हैं वो बनाई गई हैं, है ना। तो उन्हीं क्लासेस का डिफरेंट कमिश्निंग के बेसिस पे यूजेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टेटमेंट के तौर पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। द मेन रीजन बिहाइंड गिविंग यू दिस वाज कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो INS तुशील से उल्टा शुरू करते हैं क्योंकि तमाल जो है वो तुशील का पार्ट है। ठीक है, तो अब तुशील जो है वो अब तलवार का पार्ट है। तो तलवार क्लास फ्रिगेट से, तलवार से आपको क्या पता लग रहा है यहाँ पर? ठीक है, तलवार वर्ड से ना आप ये चीज याद रखना कि पायरेसी के लिए ये स्पेसिफिकली यूज की जाएगी। अब आप जैक स्पैरो अगर आपने मूवी देखी होगी, है ना, तो जैक स्पैरो अगर आपको पता हो क्या है, तो पायरेट थे वो, है ना। तो अब तलवार ही यूज करते हैं जनरली, तो उसी तरीके से आप ये याद कर लेना कि INS जो हमारे पास तलवार है वो अब स्पेसिफिकली पायरेसी के साथ, पेट्रोलिंग के साथ डील करता है। एंड तलवार क्लास फ्रिगेट्स मतलब स्मॉल शिप्स जो है उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है जो कि तुशील है। ठीक है, INS तुशील है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ऑर्डर को एक तरह से याद कर सकते हो आप कि जो INS तमाल है वो सेकंड शिप है अंडर तुशील क्लास फ्रिगेट्स। पहली शिप कौन सी होगी? ऑलरेडी तुशील ही होगी, तो तुशील जो है वो 7th शिप है अंडर द तलवार क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एक बार रीड कर लेना, जस्ट इतना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। TT से याद रख लेना, SS से याद रख लेना, HH जो होगा वो सेम ही क्लासेस यहाँ पर होंगी। ये मैंने आपको पहले भी चीज बताई थी कि कोई भी शिप का नाम, फ्रिगेट का नाम यहाँ पे आपको दिया गया है, उसकी क्लास अगर आपको बताई गई है तो उनका लेटर जो है वो सेम होगा। हिमगिरी की बात की थी तो हमें पता था कि वो हिमगिरी क्लास के अंडर ही होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, सो इसी हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। तो करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन नंबर C। तो एक बार पढ़ लेना इसको। INS तुशील के बारे में आपको बताया गया है। देन INS तमाल जिसको F-71 भी बोलते हैं हम, उसके बारे में भी आपको बताया गया है। देन SCO हेड्स कंडेम पहलगाम टेररिस्ट अटैक। दिस इज व्हाट इंडिया वांटेड एट इंटरनेशनल लेवल, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया। ठीक है, वो क्या है वैसे आपकी लाइट रीडिंग के लिए है, मैं आपको बट एक ट्विस्ट यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया वांटेड सिंस अब SCO में पाकिस्तान भी हिस्सा ले रहा था, यहाँ पे SCO का मेंबर पाकिस्तान भी है यहाँ पर, बट इट ऑल्सो वांटेड कि जो चाइना है अपने मुंह से ये चीज़ को खुद कंडेम करे कि जो पहलगाम अटैक हुआ यहाँ पर, है ना, तो वो चीज़ हो गई। बट उसके अलावा चाइना ने भी यहाँ पर डुअल पॉलिसी को खेलते हुए क्या चीज़ बोला है कि उन्होंने बोला कि जो जाफर एक्सप्रेस यहाँ पे जो ब्लास्ट पाकिस्तान के अंदर हुआ था हम उसे भी कंडेम करते हैं। एंड दैट अगेन वही स्टेटमेंट इनकी वापस आ गई चाइना की कि बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान दोनों ही अब टेररिज्म से जूझ रहे हैं, है ना। तो अब इसको एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा रीड कर लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें आपको नहीं बताई गई हैं। बट हाँ, एक क्वेश्चन मेरा आपको ज़रूर है कि जहाँ पर ना अब परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स के नाम जो है कुछ यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं, तो यहीं पे आपको कहीं पे स्टेटमेंट नज़र आ जाएगी हाईलाइटेड, तो वो मेरे को ज़रूर बताना कि क्या नाम चेंज करके क्या मेंबर्स का क्या नाम रख दिया गया है। ठीक है, देन इंडिया USA रिलेशनशिप,
क्या है पार्टनरशिप, कैसे डेवलप हुई, थोड़ा सा एक बार इसको लाइट रीडिंग दे देना। देन अर्थक्वेक किल्स ओवर 800 एंड इंजर्स एटलीस्ट 2800 अफगानिस्तान, 2800 इन अफगानिस्तान, रेस्क्यू एफर्ट्स अंडरवे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं पढ़ना, हाईलाइटेड पोर्शन जो आपको यहाँ पर फैक्ट दिया गया है, ठीक है। अब अर्थक्वेक से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई, एपिसेंटर हो गया, क्या होता है ना, एंड कौन से हिंदू कुश रीजन की जब हम बात करें, फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं, माउंटेन्स कैसे हैं हमारे पास, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स हैं, उनका कैसे अर्थक्वेक के साथ कौन से कैटेगरी के अंदर इंडिया में 5 जोन जो हैं वो कौन सी बेल्ट्स आती हैं, सिस्मिक एक्टिविटी क्या होती है, पी वेव्स क्या होती है, एस वेव्स क्या होती है, शैडो जोन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी इसका न्यूज़ का और कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक है। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू नीड टू चेक इट आउट। तो आप एक बार चेकआउट भी इसको कर सकते हैं। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, कोई भी डाउट होता है, बैच की इंक्वायरी है, तो 1800-890-3043 जो कि एक टोल फ्री नंबर है, उस पर आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके पास है ही। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।